आराम से जो जगह आपने निश्चित की है वहां पर बैठ जाना है। शरीर में कोई भी तनाव महसूस नहीं करना है। इस स्थिति में आपको सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें बैठ जाइए और धीरे धीरे 2 से 3 बार लंबे गहरे सांस भरने के पश्चात हम त्रिवार ओमकार लेंगे। आराम से लंबा गहरा सांस भरेंगे और आराम से छोड़ेंगे। लंबा गहरा सांस भरते हुए ओमकार का उच्चारण करेंगे 3 बार। एक ओमकार के पश्चात दूसरे ओमकार के बीच में आप सांस भर लीजिए ताकि ओम का उच्चारण आपका लंबा हो सके। तो आइए सांस भरते हुए ओमकार शुरू करेंगे। मंगलाचरण प्रार्थना करते हैं। ओम संघर्षध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानता देवाभादं यथा पूर्वे संज्ञानानुपास्ते संज्ञानानुपास्ते। आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोले, ज्ञानी बने और हमारे पूर्वजों के भांति अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। तो चलिए सुनते हैं आज का श्लोक और आज का विचार। हरिओम। आज हमारे योग कक्षा का द्वितीय दिन है। तो हम योग कक्षा के प्रारंभ में प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम सद्विचारों को आमंत्रण देते हैं, हमारे मन को, हमारे शरीर को एक जगह पर स्थिर चित्त करते हैं, शांत करते हैं, स्वस्थ करते हैं। आइए नमन करें महर्षि पतंजलि को। दोनों हाथ जोड़ते हुए सभी साधक एक साथ मेरे साथ नमन करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरां नतोऽस्मि। इसका अर्थ है चित्त की शुद्धि के लिए योग देने वाले, वाचा की शुद्धि के लिए व्याकरण देने वाले तथा शरीर की शुद्धि के लिए वैदिक शास्त्र
देने वाले मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को हम सभी एक साथ सादर नमन करते हैं। जैसा कि कल हमने देखा, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र नामक ग्रंथ लिखा है, जिसे योग दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, या पतंजलि योग सूत्र भी उसे कहते हैं। इसी के साथ उन्होंने दूसरा ग्रंथ लिखा, महाभाष्य, जो कि व्याकरण शास्त्र पर आधारित है। वाचा की शुद्धि के लिए व्याकरण जरूरी होता है। वैदिक शास्त्र अर्थात आयुर्वेद पर तीसरा ग्रंथ भी उन्होंने लिखा। इस प्रकार विश्व को यह तीन महानतम ग्रंथ देने वाली जो विभूति है, उन विभूति को अर्थात महर्षि पतंजलि को प्रणाम करते हुए हम योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि इस योग अभ्यास क्रम में हमने कुल 22 श्लोक रखे हैं, जिसमें से 11वां श्लोक जो है वह योग दर्शन से लिए गए हैं और 11 श्लोक जो है वह श्रीमद् भगवद गीता से हमें देखने हैं। पहले 5 दिन हम योग दर्शन का अभ्यास करेंगे और फिर अगले 5 दिन हम श्रीमद् भगवद गीता के 11 श्लोकों का अभ्यास करेंगे। कल हमने योग दर्शन की शुरुआत की। मैंने यह पुस्तिका भी आपको दिखाई, जो योग महर्षि स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा लिखित है। तो इस योग दर्शन का प्रारंभ हमने कल किया। योग दर्शन में कुल 4 चरण है, जिन्हें पाद भी कहा जाता है। प्रथम जो चरण है वह है समाधि पाद, द्वितीय चरण है वह है साधन पाद, तृतीय चरण है वह है विभूति पाद, और अंतिम चरण जो चौथा है वह है कैवल्य पाद। कल हमने प्रथम चरण अर्थात समाधि पाद के 2 श्लोक देखे हैं, प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक। प्रतिदिन यह श्लोक हम व्हाट्सएप के ग्रुप पर भी अग्रेषित कर रहे हैं, ताकि आप उन श्लोकों को व्याकरण उच्चार शास्त्र के साथ पढ़ सके और पठन कर सके और दिन भर चिंतन भी कर सके। प्रतिदिन हम कुछ असाइनमेंट भी वहां पर दे रहे हैं। कल का असाइनमेंट भी हमने देखा था, जिसमें हमने योग दर्शन के प्रथम 2 सूत्र देखे थे। उसी के साथ आपको 1 घंटे का रीडिंग मटेरियल हम प्रतिदिन दे रहे हैं। कल हमने ब्राउचर ऑफ द कोर्स, एक्शन प्लान ऑफ द कोर्स का पठन अपने पढ़ा होगा, यह अपेक्षा है। और उसी के साथ आपको एक असाइनमेंट भी दिया था, यू हैव टू कन्विंस योर एटलीस्ट 1 फैमिली मेंबर टू अटेंड द कोर्स। क्योंकि आप फैमिली के लीडर हैं, तो अपनी फैमिली को सद्वर्तनों पर ले जाना, सद विचारों पर ले जाना, यह आपका परम कर्तव्य है। तो इसलिए हमने कल का असाइनमेंट दिया था। आशा है आप सभी ने उस असाइनमेंट की पूर्तता की होगी। आज का दूसरा असाइनमेंट भी आपको सवेरे दिया जा चुका है, जिसमें हम योग दर्शन के अगले 3 सूत्र आज देखने वाले हैं। और उसी के साथ जो प्रथम चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर का रीडिंग मटेरियल भी आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में हमने सवेरे भेज दिया है। तो आपको वह 24 घंटे आज और कल सेकंड और थर्ड डे का असाइनमेंट वह रहेगा। तो कल हमने क्या असाइनमेंट देखा, इसका हम ब्रीफ रिव्यू यहाँ पर ले रहे हैं। पहले हमने देखा योग दर्शन का प्रथम सूत्र, अथ योग अनुशासनम, अर्थात आइए हम सब मिलकर योग के अनुशासन की शुरुआत करते हैं। और अनुशासन किसे कहते हैं? अनुशासन कहते हैं उसके हेतु को, विधि को, संकल्प को, प्रतिबंध को, किस प्रकार आपको योगाभ्यास करना है, कौन से योगाभ्यास किसी को करना है, किसी को न करना है, उसकी विधि क्या है, उसका संकल्प क्या है, उसके फायदे क्या है, उसकी हानि क्या है, उसका प्रतिबंध क्या है, इन सभी चीजों का समावेश अनुशासन के अंदर होता है। उसी के साथ हमने देखा योग क्या है। योग का अर्थ है जुड़ना। योग वियोग क्रिया हम मैथमेटिक्स में भी देखते हैं। तो योग का अर्थ होता है जोड़ना और वियोग का अर्थ होता है घटाना। तो योग में हम जोड़ने की बात करते हैं, चाहे समाज को जोड़े, चाहे सहकारियों को जोड़े, या फिर आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाना भी योग कहलाता है।
तो इसके रिलीजियस, स्पिरिचुअल, स्टडीयस अलग अलग डायमेंशन है, लेकिन ब्रीफ में इसका अर्थ है जुड़ना। उसके बाद हमने दूसरा श्लोक देखा, योगश चित्त वृत्ति निरोध। योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। चित्त मन की एक विशेष अवस्था का नाम है। निरोध का अर्थ है प्रतिबंध, अर्थात रुक जाना। तो हमारे मन में दिन में अलग अलग तरंग उठते रहते हैं, अलग अलग वृत्तियां रहती है। कुछ वृत्तियां इष्ट रहती है और कुछ अनिष्ट रहती है, जिसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट के नाम से जाना जाता है। जो वृत्तियां आपको आनंद देती है, सुख देती है, समाधान देती है, शांति देती है, वह अच्छी वृत्तियां है। और जो वृत्तियां आपको दुख देती है या बुरी चीजें देती है, बुरा अनुभव देती है, वह बुरी वृत्तियां कही जाती है। योग से आपको अच्छी और बुरी दोनों वृत्तियों से निवृत्ति करनी है, प्रतिबंध करना है। तो इसे ही कहा गया है योगश चित्त वृत्ति निरोध। यह दो सूत्र हमने कल देखे, आज हमने उसका खाली रिवीजन किया है। तो आइए अब आज के 3 नए सूत्र हम देखते हैं, जो कि योग दर्शन के दूसरे चरण अर्थात साधन पाद से लिए गए हैं। उसमें सूत्र क्रमांक 29, 30 और 32 आज हम देखेंगे, जो हमने व्हाट्सएप के ग्रुप में भी दिए हैं। तो 29वां श्लोक या सूत्र क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टाव अंगानी। इसका अर्थ है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, यह 8 अंग मिलकर योग बनता है। इसीलिए इसे अष्टांग योग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो 8 अंग है, उनमें से पहले 4 अंग, इन्हें अंतरंग योग कहा जाता है, और बाद में के जो 4 अंग है उन्हें बहिरंग योग कहा जाता है। अंतरंग योग उल्टा हो गया, प्रथम जो 4 है वह बहिरंग है और बाद में के जो 4 है वह अंतरंग है। तो this indicates our journey from the external forces, external elements to the internal elements। अर्थात बाह्य जगत की ओर आपको अंतर जगत की ओर जाना है, इसी का नाम है योग। तो प्रथम जो 4 अंग है, जिसमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम, यह एक्सटर्नल एलिमेंट्स अर्थात बहिर योग से संबंधित है। और बाद में के जो 4 है अर्थात प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, यह 4 अंतरंग योग से संबंधित है। और बीच में का जो है 5वां स्टेज, जिसे हम प्रत्याहार कहते हैं, इसे कुछ ग्रंथों में अंतरंग माना गया है और कुछ ग्रंथों में बहिरंग माना गया है। इट इज लाइक अ बॉर्डर, जो कभी अंतरंग में आती है और कभी बहिरंग में आती है, जिसे हम कहते हैं 5वीं स्टेज प्रत्याहार। तो इन 8 अंगों का समूह कहलाता है योग। तो आज योग की दूसरी परिभाषा हमने देखी। कल पहली परिभाषा में हमने सीखा योगश चित्त वृत्ति निरोध। आज हमने सीखा अष्टांग योग। तो यह 2 योग की परिभाषाएं यह योग दर्शन में दी गई है। तो यह था 29वां सूत्र। अब हम देखते हैं 30वां सूत्र, जिसमें यम की व्याख्या की गई है, जिसमें कहा गया है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, यमः। अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 को मिलकर बनता है यम। तो जैसा कि हमने देखा कि यम मृत्यु देवता का भी नाम है। तो आपको अंग्रेजी में अगर आप इसे पढ़े तो इसे कहा जाता है रूल्स ऑफ सोशल हाइजीन, सामाजिक सुरक्षा के नियम या सामाजिक आरोग्य के नियम। मनुष्य समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। समाज में रहते वक्त उसे कुछ यम का पालन करना होता है,
तो यह 5 यम यहाँ पर बताए गए हैं। उसमें प्रथम यम है अहिंसा, शारीरिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा और मानसिक अहिंसा। यह 3 स्वरूप की अहिंसा का पालन हमें करना है। हमें शरीर से किसी को दुखाना नहीं है, वाचा से भी दुखाना नहीं है और मन से भी दुखाना नहीं है। तो यह आता है पहले यम में, अहिंसा। दूसरा है सत्य, अर्थात हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना है, सत्य का पालन हमें करना है। तीसरा है अस्तेय, अर्थात हमें चोरी नहीं करना है। कोई नहीं देख रहा है इसलिए कर्तव्य का पालन न करना, यह भी एक प्रकार की चोरी है। कोई देखे या न देखे, मेरा मन इसे देख रहा है, तो इसे कहता है अस्तेय, अर्थात जिस चीज पर अपना अधिकार नहीं है वह चीज नहीं लेना, यह कहलाता है अस्तेय। अगला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 2 अर्थों से देखा जाता है। पहला मेल फीमेल रिलेशनशिप, स्त्री पुरुषों के संबंध में भी इसे देखा जाता है ब्रह्मचर्य को। जैसे 18 वर्ष के बाद किसी भी महिला को शादी नहीं करनी है और 21 वर्ष के पहले किसी भी पुरुष को शादी नहीं करनी है, यह अपने भारतीय कायदे में लीगली कहा गया है। तो यह ब्रह्मचर्य का लीगल डायमेंशन है। उसी से संबंधित ब्रह्मचर्य का दूसरा डायमेंशन जो है वह है हमारे जो पंच इंद्रिया है, उन पंच इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, तो यह है ब्रह्मचर्य। और अंतिम जो है अपरिग्रह, अर्थात हमें आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करना है। जैसे आपका शरीर है, आपका वेट अगर ज्यादा बढ़ जाए तो यह आवश्यकता से ज्यादा संग्रह आपके शरीर का हो गया, तो आपको हर एक शारीरिक अनारोग्य होगा, आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। तो शरीर को ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करना है। उसी तरह से अगर आपका पैसा ज्यादा हो जाए तो भी वह आपको तकलीफ देता है और कम हो तो भी वह तकलीफ देता है। तो अनावश्यक संग्रह न करना यह अपरिग्रह कहलाता है। और इन 5 को बनता है यम, रूल्स ऑफ सोशल हाइजीन, सामाजिक आरोग्य के नियम। फिर से हम इसे शॉर्ट में देखेंगे। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य और पांचवा है अपरिग्रह। तो ये 5 बनकर बनता है यम। आपको योगाभ्यास की शुरुआत में यम, यह पहली स्टेज है। उसके बाद आप जाएंगे दूसरी स्टेज में, जिन्हें हम कहते हैं नियम। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है रूल्स ऑफ पर्सनल हाइजीन, अर्थात वैयक्तिक सुरक्षा के नियम या वैयक्तिक आरोग्य के नियम। अभी देखिए, पहले हमने समाज के बारे में सोचा, समाज में रहते हुए हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे वर्तन करना है, यह हमने यम में देखा। अब हम थोड़ा सा अंदर की ओर आ रहे हैं, खुद के बारे में हम विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो इन्हें कहा जाता है नियम, यानी हमारे वैयक्तिक स्वरूप के जो नियम है, वर्तन के जो नियम है, आरोग्य के जो नियम है। तो यह भी 5 प्रकार के माने गए हैं, जिसमें है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यह 5 चीजें बनकर बनते हैं नियम, द रूल्स ऑफ पर्सनल हाइजीन, वैयक्तिक आरोग्य के नियम या वैयक्तिक सुरक्षा के नियम। पहला है शौच। शौच का अर्थ होता है शुद्धता, और उसका हायर लेवल का अर्थ स्पिरिचुअल डायमेंशन में होता है पवित्रता। तो स्वच्छता से आगे बनती है पवित्रता। जो व्यक्ति पवित्र है वह शुद्ध है ही, लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध है वह पवित्र होगा ही, यह हम नहीं कह सकते हैं। तो पहले आती है स्वच्छता और उसके बाद में आती है पवित्रता। तो शौच इस संस्कृत शब्द का अर्थ है स्वच्छता और बाद में पवित्रता। तो स्वच्छता के भी 3 डायमेंशंस है, जिसमें शारीरिक स्वच्छता, अगर आप योगाभ्यास की तैयारी के लिए बैठते हैं तो पहले आप मलमूत्र विसर्जन कर ले, अगर आपको पॉसिबल है तो स्नान भी कर ले, तो यह है शारीरिक स्वच्छता। उसके बाद में आती है
वाचा की शुद्धता, अर्थात गलत शब्द, गलत विचार भी आपके मन में नहीं आने चाहिए, उससे आपको शुद्धि करनी है। तो यह है मन की शुद्धता या विचारों की शुद्धता। तो शौच में आपके शरीर की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, वाणी की शुद्धता, यह तीन आते हैं, तीनों डायमेंशन मिलकर बनता है शौच। उसके बाद में आता है संतोष। So there are two types of elements when you are behaving in this world. Some elements are controllable elements which you can control, and there are some elements which you cannot control. कुछ चीजें ऐसी होती है जिन पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा आप उन चीजों पर नियंत्रण करें। You have to achieve your objective, whatever your personal, social or business objectives are there. You have to achieve these your objectives, and once you have achieved these objective, you have to be with contentment. आप में जो भी जीवन में प्राप्त किया है उससे आपको संतोष होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। और कुछ चीजें जो अनकंट्रोलेबल है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आपको वह स्वीकारनी है, उसको स्वीकारना, यह है सेकंड डायमेंशन जिसे हम कहते हैं संतोष या समाधान। अब तीसरा नियम क्या है? तप, तपश्चर्या। तो यह तपश्चर्या शारीरिक तपश्चर्या होती है, मानसिक तपश्चर्या होती है, और वाणी की भी तपश्चर्या होती है। आपको बहुत गुस्सा आ गया, आपके एक सबॉर्डिनेट ने कुछ तो गलत काम कर दिया है, तो बॉस को, लीडर को गुस्सा आता है, लेकिन आपको उसे प्रेम से समझाना है। तो यह है आपकी वाणी की तपश्चर्या। इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो शारीरिक तपस्या थोड़ी सी इजी है, लेकिन विचारों की तपस्या डिफिकल्ट है, वाणी की तपस्या डिफिकल्ट है। तो यह है तीसरा डायमेंशन, तप, तपश्चर्या। इसके बाद में आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, जिसे हम कहते हैं सेल्फ स्टडी। आज हमने योग का एक बहुत अच्छा अभ्यासक्रम यहाँ पर आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश जी दरगढ़ सर, इनकी प्रेरणा से यह योग कोर्स का गठन हुआ है, और आज हम सब इसका आनंद ले रहे हैं। इसके पीछे जिनकी प्रेरणा है वह दरगढ़ सर, यह हमें सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारे लीडर के रूप में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वाध्याय हम सभी को करना है, डेली असाइनमेंट हम सभी को करना है, डेली रीडिंग, 10 hours of theoretical study we have kept as a part of this yoga course. तो स्वाध्याय, हमें जब आप स्वाध्याय करते हैं, हमारा महाविद्यालय नैक के लिए भी अग्रसर है, अलग अलग क्राइटेरिया मेंबर है, नैक स्टीयरिंग मेंबर है, तो वह स्वाध्याय कर रहे हैं। हम सभी शिक्षक गण है, तो जब हमारी स्टडी अच्छी होती है तो हमें समाधान मिलता है, विद्यार्थियों को हम अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से आपको स्वाध्याय करना है, सेल्फ स्टडी। और अंतिम जो है वह है ईश्वर प्रणिधान। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब आप कोई भी अचीवमेंट करते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक अहंकार आता है, अहम आता है, जिसे मराठी में कहते हैं मीपणा। आपल्याला या मीपणाचा त्याग करायचा आहे, तो इसे कहते हैं ईश्वर को समर्पण करना। तो आप, अगर कुछ गलती है तो वे मेरी वैयक्तिक है, और अगर कुछ अच्छा है तो वह सामुदायिक पुरुषार्थ की वजह से हो रहा है। यह जो भावना है वह भावना कहलाती है ईश्वर प्रणिधान। तो at the end of the day you have to submit it to the God, and if you are not believing to the God, you can submit it to your leader, to your family leader, to karta of your family, or whatever supreme power you believe in that power. तो यह कहा जाता है ईश्वर प्रणिधान। तो यह 5 नियम हमने देखे हैं, हम इसे दोहराएंगे। पहले हमने 5 यम देखे, उसके पहले हमने अष्ट योग देखे। तो अष्ट योग, अष्टांग क्या है, हम एक बार इसे दोहराते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, जिसमें 4 अंतरंग है, 4 बहिरंग है।
पहले 4 जो है वह बहिरंग है और बाद में के 4 जो है वह अंतरंग है। प्रत्याहार कभी अंतरंग में आएगा, कभी बहिरंग में आएगा। यह 29वें सूत्र में हमने देखा योग दर्शन की। उसके बाद में 30वां सूत्र हमने देखा जिसमें हम 5 यम देखे। तो कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। उसके बाद में हमने 5 नियम देखे, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इस प्रकार योग दर्शन के 3 सूत्र हमने आज देखे। तो यह थ्योरेटिकल स्टडी हमारा हो गया। तो आइए प्रैक्टिकल स्टडी की ओर मुड़ते हैं और शुरू करते हैं योगाभ्यास के प्रैक्टिकल डायमेंशंस। तो बहुत देर से आप लोग कंटिन्यू बैठे हैं, तो आज सूक्ष्म क्रियाएं हम लोग करके आराम से पैर को लंबा कर लीजिए। हर सूक्ष्म क्रिया 5 से 10 बार आपको करनी है। पैर की उंगलियों की मूवमेंट करते हैं। पैर की उंगलियां आगे और पीछे की ओर दंडासन की स्थिति में बैठकर हम लोगों को पैरों की उंगलियों को मूवमेंट देना है, जिससे पैर की उंगलियों की एक्सरसाइज हो जाएगी। पंजे के साथ आपको पैरों की उंगलियां भी आगे पीछे कर लेनी है। हर मोमेंट आप 5 से 10 बार आराम से कर लीजिए, ताकि आपके शरीर में जो अकड़न आई है वो दूर हो जाएगी। एड़ी के साथ अब आपको पूरा पंजा पीछे और आगे की ओर स्ट्रेच करना है। धीरे धीरे सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। धीमे धीमे हमने पैरों का सर्कल किया, पैरों की मांसपेशियों की एक्सरसाइज की। अब पैरों को एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा हल्के से पीटना है, एक दूसरे के साथ। अब करते हैं घुटनों वाली एक्सरसाइज। घुटनों को थोड़ा सा उठाकर हल्का सा, आप इसे तीव्र गति से कर सकते हो, इसलिए हम लोग थोड़ा सा तीव्र ले रहे हैं, ताकि अभी तक जो अकड़न आई थी वो आराम से फटाफट निकल जाएगी। अब चलिए, सिर्फ घुटनों के बीच में जो कटोरी होती है उसे आपको अंदर सिकुड़ना है और बाहर छोड़ना है। पैर सीधा रख के सिर्फ घुटनों की कटोरी को आपको खींचना और बाहर करना है। उससे आपके घुटनों के अंदर जो केमिकल होता है वो बैलेंस पे रहता है। आराम से घुटनों के लिए एक्सरसाइज की जाती है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हो तो आपके जंघाओं में भी तनाव आता है। चलिए करते हैं चक्की आसन। हाथों को इंटरलॉक किया और एंटी क्लॉकवाइज कुछ समय, और फिर बाद में हम लोग करेंगे क्लॉकवाइज। तो साथ साथ देखते देखते आप हमारे साथ करते रहेंगे चक्की आसन, जो पेट की चर्बी कम करेगा, पार्श्व भाग की चर्बी भी कम करेगा। अपोजिट साइड से करेंगे आराम से। जितना आप पीछे जा सको वो देखिए, और आगे अंगूठे तक आपकी मुट्ठी आ जाए, इसकी कोशिश आपको करनी है, जिससे आपके शरीर का बैलेंस बना रहेगा। एक्स्ट्रा जो चर्बी है वो बर्न हो जाएगी। और कमर की एक्सरसाइज भी हम लोग यहीं पर आराम से कर रहे हैं। विश्राम। अब करते हैं शीत कोणासन। पैर में 1 फीट का डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं। अब लेफ्ट हाथ को राइट अंगूठे के पास और स्पर्श कराना है, राइट हाथ पीछे। फिर अपोजिट हाथ राइट को लेफ्ट अंगूठे के पास पैर के, और लेफ्ट हाथ को पीछे की ओर। हम लोग इसे अब तीव्र गति से करेंगे, अब हमारी फाइटिंग ना हो जाए। आराम से इसे आप तीव्र गति से करिए। जिससे भी पेट की चर्बी कम हो जाती है और आंतों से संबंधित जो विकार है उसमें भी आपको राहत मिलती है। तो ये था
स्थित कोणासन। अब आ जाते हैं सुखासन में। तो धीरे से अपने पैरों को मांडी डालने वाली पोजीशन में आराम से लेकर बैठ जाएंगे। और हम लोग अब करेंगे इसके पश्चात हाथों की उंगलियों की और हाथों की एक्सरसाइज। तो चलिए हाथों को फैला लेते हैं सामने पूरा और मुट्ठी को खोलते हैं और बंद करते हैं। आराम से आपको ध्यान रखना है कि अपने हर एक अंग को मूवमेंट करनी है, इसलिए हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। मुट्ठी बंद करके गोल गोल दोनों मुट्ठी एक दूसरे को लगाकर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 4 से 5 बार आराम से घुमा लीजिए, ताकि आपके रिस्ट की भी एक्सरसाइज हो जाए। जो जॉइंट्स है उसकी एक्सरसाइज इसमें हो रही है हाथों की। धीमे धीमे हथेली को आकाश की ओर टर्न करेंगे और अब कोहनी को मोड़कर हथेली को कंधे पर स्पर्श कराकर ये एक्सरसाइज करते रहेंगे, जिससे कोहनी की एक्सरसाइज हो जाती है। कोहनी के जॉइंट में मजबूती आने के लिए ये आवश्यक एक्सरसाइज है। दोनों हाथ अब साइड से लेकर कंधों पर रखेंगे और कंधों से हथेली को रखते हुए कोहनी को सामने की ओर लाते हुए सर्कल बनाएंगे 4 से 5 बार, आगे से पीछे की ओर और फिर पीछे से आगे की ओर। ध्यान रखिए कि जब आप सामने कोहनी लेते हो या आती है जैसे पीछे से आगे की ओर, तो उस समय आपकी कोहनियां एक दूसरे को स्पर्श कर सके, ऐसे कोशिश कीजिए। ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करने से, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो किसी को अगर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो वो ना करे, लेकिन धीरे धीरे आप सर्कल तो आराम से बना सकते हो। हाथों को नीचे लेते हैं। अब हम लोग करेंगे ग्रीवा का संचालन। सबसे पहले गर्दन के मामले में स्पीड कम करनी है, ये याद रखिए। अब गर्दन को आगे और पीछे की ओर हम लोग झुकाएंगे। तो पहले सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को कंठकूप को लगाते हैं। ठोड़ी का कंठकूप को स्पर्श होने के पश्चात धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आराम से गर्दन को उठाते हुए पीठ को गर्दन का स्पर्श कराना है। इसकी गति आपको मध्यम रखनी है, अधिक तीव्र गति से आगे पीछे गर्दन नहीं करनी है। बहुत से लोग ऐसे ऐसे करते हैं और बाद में बोलते हैं चक्कर आ गया, आपने क्या सिखा दिया। तो आप ध्यान से सुनिए। धीमे धीमे वापस सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे लेंगे। ठोड़ी को कंठकूप का स्पर्श करवाया। अब धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर आराम से ऊपर की ओर लेना है। इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हाथ पैर की मूवमेंट करते समय आप तीव्र गति से कर सकते हो, लेकिन गर्दन को वैसे नहीं करना है। आराम से गर्दन को लेकर जाते हैं और पीठ का स्पर्श अपनी गर्दन को होता है। धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में गर्दन को आराम से लाएंगे। अब करते हैं लेफ्ट और राइट की ओर टर्न। तो चलिए, लेफ्ट की ओर गर्दन को सिर्फ घुमाना है, शरीर को नहीं घुमाना है, सिर्फ गर्दन आपको टर्न करनी है। जब थोड़ी कंधों के समांतर आ जाए, फिर उसके पश्चात वापस धीरे धीरे आपको सामने की ओर गर्दन लाना है। आराम से राइट साइड की ओर टर्न करते हैं धीरे धीरे गर्दन को। फिर वापस धीरे धीरे सामने की ओर आराम से गर्दन को लाएंगे। फिर लेफ्ट की ओर। आराम से वापस सामने। इसमें गर्दन को अकड़ाना नहीं है, रिलैक्स होकर आराम से उसको अब राइट साइड में लेते हैं। आराम से वापस सीधा कर लेते हैं। अब कानों का कंधों को स्पर्श कराएंगे। इसमें अधिक समय नहीं रुकना है, ये ध्यान रखिए।
धीरे धीरे लेफ्ट कान को कंधों की ओर स्पर्श करने की कोशिश। इसमें ऐसे शोल्डर उठा के स्पर्श नहीं कराना है, आपको सिर्फ गर्दन को नीचे की ओर थोड़ा झुकाना है, फिर धीरे धीरे सीधा, फिर लेफ्ट राइट साइड की ओर कान को कंधों का स्पर्श करने की चेष्टा करनी है, कोशिश करनी है। स्पर्श ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे वापस सीधा करेंगे, फिर से एक बार लेफ्ट कान को कंधों की ओर झुकाएंगे, फिर सीधा करेंगे। राइट कान को कंधों की ओर स्पर्श करने की चेष्टा, और अब सीधा कर लेते हैं। सर्कल बनाना है, पहले क्लॉकवाइज 2 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज 2 बार। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सांस भरते समय पीछे की ओर गर्दन लेना है, पीछे से आगे आते समय सांस को छोड़ना है। तो पहले हम लोग थोड़ी को कंठकूट को स्पर्श करवाते हैं। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज आपको सर्कल लगाना है आराम से। पीठ को आपके गर्दन का स्पर्श होने के पश्चात धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लेकर आना है। दिन भर ऑनलाइन काम करने से आपकी गर्दन पीठ में दर्द हो सकता है। दूसरा चक्र लेते हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर। तो जब आप ये एक्सरसाइज करोगे गर्दन की, तो इससे आपको आराम मिलेगा। धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे, थोड़ी को कंठकूट को स्पर्श करवाएंगे। अपोजिट साइड से करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। धीमे धीमे सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर, धीमे धीमे वापस सांस छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे आगे लेना है। दूसरा राउंड, सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर आराम से लेना। गर्दन सामान्य स्थिति में सीधा कर लेते हैं। अब करते हैं हथेली से गर्दन सिर को थोड़ा सा प्रेसिंग। लेफ्ट हथेली को हमने रखा है कान के ऊपर की साइड में। इस जगह पर आपको इसे रखना है, जैसे सर दर्द होने के बाद आप यहाँ पे दबाते हो, उसी जगह पे आपको आराम से रखना है। अब हाथों से गर्दन को सर की ओर और हाथों को सर की ओर प्रेस करेंगे, सर को हाथ की ओर। सांस भरते हुए होल्ड, सांस छोड़ते हुए आराम से छोड़ दीजिए। फिर से वापस सांस भरते हुए दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को रिलैक्स कर लीजिए। अब दूसरी साइड से करेंगे, राइट साइड के हाथ से। फिर से सांस भरते हुए दबाना है सर को, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर से एक बार आप सभी कंटिन्यू कीजिए। मैम शायद नेट का प्रॉब्लम होने की वजह से लेफ्ट हो गई है। आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, नेटचा काही प्रॉब्लेम झाला होता का आता? बहुत ऑटोमॅटिकच बाहेर पडलं. आता आलं का?
हाँ हाँ दिसते सर स्क्रीन वरती पण हाँ राईट सर. यस सर. Yes, we are visualizing you. You can continue. तो हमने किया गर्दन को हाथों से थोड़ा सा सर की एक्सरसाइज. अब आगे की ओर से हम लोग वापस हाथों को इंटरलॉक करते हैं. कपाल को शीश पर आराम से लगाएंगे पीछे की ओर और सर को आगे की ओर प्रेस करना है. सांस छोड़ते हुए हाथों को रिलैक्स कर दीजिए, गर्दन को रिलैक्स कर दीजिए. फिर से एक बार सांस भरते हुए एक दूसरे की ओर हाथ और सर का खिंचाव, फिर रिलैक्स सांस छोड़ते हुए. अब इसी हाथ को जहां हम लोग तकिया लगाते हैं उस जगह पर पीछे से लगा लीजिए. सांस भरते हुए हाथ को आगे और सर को पीछे की ओर. फिर से एक बार करेंगे. सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करना है. अब आइए अपनी जगह पर खड़े होकर कुछ एक्सरसाइज करने के पहले कमर पीठ का एक्सरसाइज करते हैं. इसे उत्थान मंडूकासन भी कहा जाता है. इसमें और एक है जिसमें आप दोनों हथेलियां, मैं पीछे से दिखाती हूँ. उत्थान मंडूकासन, तो दोनों हथेलियां इस तरह आपको अपने पीठ पर रखनी होती है और बैठ जाना होता है. इससे आपके कंधों की, गर्दन की और एक्सरसाइज हो जाती है. उत्थान मंडूकासन कहा जाता है. कैमरा ऑन कीजिए. रिलैक्स. तो हमने किया ये सारे आसन सुखासन में. अब करते हैं सिद्धासन. एक पंजा ऊपर लेकर इस तरह से सिद्धासन किया जाता है और ध्यान मुद्रा को धारण कर लेते हैं. यह स्थिति है. कोई भी एक पांव का पंजा आप ऊपर जंघा के ऊपर एड़ी को पेट के समीप लगाकर अगर बैठ जाते हो तो इसे कहा जाता है सिद्धासन की स्थिति, या अर्ध पद्मासन भी इसे कहा जाता है. इसके साथ अगर दोनों पंजे आप इस तरह से अपने पेट के समीप ले लो, एड़िया पेट के पास आ जाती है, पंजे आकाश की दिशा में, और ध्यान मुद्रा यानी पहली तर्जनी फिंगर और अंगूठे की टोक, इसे आपको आराम से दबाकर अगर आप सीधा बैठ जाते हो, पीठ की रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, नासिका पर श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखते हुए, तो इसे ध्यान मुद्रा कहा जाता है. पद्मासन में ध्यान मुद्रा लेना. अब हमें कुछ खड़े होकर भी आसन करने हैं, तो चलिए धीरे धीरे अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं. मैडम पूर्ण दिसते है ना? हाँ यस मैडम. ओके. तो हम लोग सबसे पहले करेंगे खड़े होकर. आप आगे आते हो. अच्छा, तुम्हारी हाइट के हिसाब से सबको दिखेगा. तो सबसे पहले हम लोग ताड़ासन करते हैं. ताड़ासन की स्थिति, दोनों हाथों को सामने इंटरलॉक करेंगे, हथेली को टर्न करेंगे सामने की ओर, हाथ ऊपर करते हुए सांस भरते हुए आपको पैर के पंजे पर खड़े हो जाना है. इसमें आपसे जितना बन पाए कम से कम 5-10 सेकंड तक होल्डिंग कीजिए. 1-1 मिनट तक भी लोग होल्डिंग करते हैं. तो आप, इसे ताड़ासन कहा जाता है. हाथ पांव की पूरी मांसपेशियों में इससे खिंचाव होता है जो हमारे शरीर को मजबूत करता है और बैलेंसिंग के लिए भी ये बहुत आवश्यक हो जाता है. इसमें हमारा बैलेंस भी धीरे धीरे बनता है. तो ये है ताड़ासन. अब पैर के पंजे सांस छोड़ते हुए आराम से भूमि पर टिका देते हैं और पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाकर आगे देख. धीरे धीरे अब हम लोग अपने शरीर को लेफ्ट साइड की ओर झुकाएंगे. इसे तिर्यक ताड़ासन कहा जाता है. धीरे धीरे वापस सीधा होते हैं, फिर धीरे धीरे वापस राइट साइड की ओर, और अब धीरे से सीधा हो जाते हैं. फिर से एक बार इसे दोहराएंगे. सांस भरते हुए शरीर को थोड़ा सा झुकाया,
लेफ्ट साइड की ओर, फिर सीधा कर लेते हैं, फिर राइट साइड की ओर और फिर वापस सीधा। तो हमने किया अभी ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन। हाथों को ले लेते हैं साइड से, पीछे। अब हम लोग करेंगे कटी चक्रासन का पहला प्रकार। तो कटी चक्रासन में दोनों हाथों को आपको इस तरह से सामने फैला लेना है और अब धीरे से कटी प्रदेश यानी कमर के ऊपर वाला ही पोर्शन आपको सिर्फ लेफ्ट साइड में आराम से टर्न करना है। धीरे धीरे वापस सीधा सामने की ओर हाथों को करेंगे। यह है कटी चक्रासन का पहला प्रकार। अब राइट साइड की ओर दोनों हाथों को मोड़ना है, कमर के ऊपर का पोर्शन आपको राइट साइड में टर्न करना है। पैर सीधे सावधान स्थिति में ही है, पैरों को कोई मूवमेंट नहीं देंगे। धीरे धीरे वापस हाथों को सामने की ओर लाना है। तो ये था कटी चक्रासन का पहला प्रकार। कटी चक्रासन का दूसरा प्रकार, ये लोग सामने से आपको दिखाएंगे और हम दोनों आपको पीछे से दिखाते हैं। तो सामने से और पीछे से दोनों साइड से आप इसे देख पा रहे हो। तो धीरे धीरे आप इधर से धीरे धीरे पहले हम लोग अपने लेफ्ट हाथ को राइट कंधे के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हाथ को राइट कंधे के ऊपर रखेंगे और राइट हाथ को पीछे कुल्ले के पास, कमर के पास हमें अपनी हथेली को उंगलियां जोड़कर रखनी है। अब जिस कंधे पर आपका हाथ है यानी राइट साइड में है, तो हमारा टर्न हमें राइट साइड की ओर धीरे से करना है। स्थिति सावधान की है, कमर के ऊपर वाला पोर्शन हमने राइट साइड में टर्न किया है। धीरे धीरे वापस सामने की ओर आते हैं, हाथों को सावधान स्थिति में लेंगे। अब धीरे से राइट हाथ को लेफ्ट कंधे के ऊपर रखा, लेफ्ट वाला हाथ पीछे की ओर और लेफ्ट साइड में आराम से टर्न लेंगे। कमर के ऊपर वाला प्रदेश सिर्फ हमने इसमें टर्न करना है, पांव सीधे सामने ही रखने हैं। धीरे धीरे फिर से वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। तो इसे कटी चक्रासन कहा जाता है। अब हम इसके पश्चात करेंगे कोणासन और त्रिकोणासन। तो आराम से आपको देखते देखते पोस्चर करना है। ये बराबर ठीक है। तो चलिए हम लोग पैरों में 1 से 2 फीट का डिस्टेंस आपको कर लेना है। आपके कंफर्ट के हिसाब से ये डिस्टेंस होगा 1 से 1.5 फीट या 2 फीट हो सकता है। उसके पश्चात अब हम लोगों को कोणासन करना है, जिसमें आपको हाथ और पांव की पोस्चर के पास थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हम लोग कोणासन और फिर त्रिकोणासन करेंगे। कोणासन में आपको पहले लेफ्ट हाथ को राइट पांव के पास इस तरह से झुकाकर आपको पैर के अंगूठे को स्पर्श करना है। राइट हाथ आकाश की ओर और गर्दन को आपको आकाश की ओर करना है, ऊपर की हथेली की ओर आपको देखना है। तो इसे कहा जाता है कोणासन। स्थिति में होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस हाथों को सीधा कंधों के समांतर लाते हैं और राइट साइड से के हाथ को लेफ्ट पांव के अंगूठे को स्पर्श करवाते हैं और नजर को ऊपर वाले हाथ के पास, लेफ्ट हाथ के पास रखते हैं। तो इसे कहा जाता है कोणासन। धीरे धीरे वापस सीधा होंगे, फिर से एक बार वापस दोहराएंगे इसे। लेफ्ट हाथ को राइट अंगूठे को स्पर्श कराना है पैर के और राइट हाथ ऊपर की ओर, नजर ऊपर के हाथ की ओर। इसे कहा जाता है कोणासन की स्थिति। धीरे धीरे वापस दोनों हाथ कंधों के समांतर पूरा सीधा खड़ा हो गए। फिर राइट साइड से झुकते हैं, राइट हाथ को लेफ्ट पांव के अंगूठे को स्पर्श करवाया, लेफ्ट हाथ ऊपर की ओर सीधा, नजर ऊपर की हथेली की ओर। तो इसे कहा जाता है कोणासन की स्थिति। अब हम लोग करेंगे अब त्रिकोणासन। तो त्रिकोणासन में और कोणासन में अंतर है। तो पहले हमने अपोजिट हाथ को अपोजिट पांव पे लगाया था,
अब हम लोग जो आसन करने वाले हैं त्रिकोणासन, उसमें हम पहले लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। तो लेफ्ट वाले पैर के पंजे को आपको सिर्फ टर्न करके लेफ्ट साइड में आपकी इस तरह से उंगलियां कर देनी है खड़े। राइट वाला पांव का पंजा आपका सीधा है, यानी जैसे मेरे हाथ की पोजीशन की उंगलियां है उस तरह आपके पैर की पोजीशन होगी। फिर लेफ्ट हाथ को अपनी जंघाओं पे रखते हुए, मैं एक बार करके दिखाती हूँ, फिर आप लोग मेरे साथ करेंगे। लेफ्ट हाथ को जंघाओं के ऊपर रखा, एक हाथ को, और धीरे धीरे इस हाथ को आराम से नीचे लेकर जाना है और राइट हाथ को ऊपर करना है। एड़ी के समीप आपको अपने हाथ की उंगलियों को लेफ्ट वाले पांव के पास लेकर जाना है। राइट वाला हाथ आकाश की दिशा में, नजर आकाश की दिशा में होगी। इस तरह से किया जाता है त्रिकोणासन। फिर से एक बार सीधा हो जाते हैं। अब जब राइट साइड में करना होगा तो पहले लेफ्ट पांव के पंजे को सीधा कर लिया, राइट पांव के पंजे को टर्न करना है राइट साइड में। राइट वाला हाथ जंघा के ऊपर रखा राइट वाले पांव के, लेफ्ट वाला हाथ आकाश की दिशा में सीधा करेंगे और राइट वाले हाथ को सीधा आराम से लेकर जाएंगे और अपने एड़ी के समीप जो पोर्शन है उस पे उसे रखेंगे। नजर ऊपर वाली हथेली के पास आकाश की दिशा में होगी। इसे कहा जाता है त्रिकोणासन। वापस एक बार धीरे से सीधा हो जाते हैं। फिर दोनों पांव के पंजे सीधे कर लीजिए। अब फिर से एक बार लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे। लेफ्ट पंजा लेफ्ट साइड में टर्न किया, लेफ्ट हाथ को जंघा पर आराम से नीचे की ओर पांव के एड़ी के समीप लेकर जाना है। राइट हाथ आकाश की दिशा में, नजर आकाश की दिशा में। यह स्थिति आदर्श स्थिति है कोणासन की, त्रिकोणासन की सॉरी। फिर वापस हाथ को आराम से ऊपर करके सीधा करेंगे, पांव को वापस टर्न किया, राइट साइड के पंजे को राइट साइड की ओर टर्न करना है। धीरे धीरे राइट हाथ को आराम से पैर के पास नीचे लेकर जाना है। लेफ्ट हाथ आकाश की दिशा में ऊपर की ओर, नजर आकाश की ओर। धीरे धीरे वापस सीधा हो जाना है और पांव के पंजे को सीधा कर सावधान की स्थिति में आ जाते हैं। तो हमने देखा कोणासन और त्रिकोणासन। तो आइए अब करते हैं पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में आपको आराम से जो स्थिति लेनी है वो स्थिति है सांस छोड़ते हुए आपको धीरे धीरे, पहले ध्यान से सुन लीजिए फिर हमारे साथ कीजिए। सावधान की स्थिति में हम लोग खड़े हैं। सांस छोड़ते हुए आराम से आपको सामने की ओर पैर के अंगूठे को अपने हाथ के उंगलियों का स्पर्श करवाने की कोशिश करनी है, घुटने ना मोड़ते हुए। इस तरह से जमीन पर भी आपकी उंगलियां स्पर्श कर सकती है। अब इसमें किसी का हाथ इतना भी होगा तो चलता है, किसी का इतना होगा। अब जैसे आपका शरीर का शेप है उस हिसाब से आपके हाथ कम ज्यादा और फिक्सिबिलिटी के हिसाब से कम ज्यादा होते हैं। तो सांस छोड़ते हुए हम लोग नीचे लिए थे हाथ को, अब धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए सीधा मैडम आपका माइक म्यूट हो गया है। नहीं अभी ठीक है। हेलो। ओके। हाँ यस यस मैम। तो हमने किया था पाद हस्तासन, फिर से रिवाइज करते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको हाथ को पांव के अंगूठे को स्पर्श करवाने की या भूमि पर स्पर्श करवाने की कोशिश करनी है। घुटनों को मोड़ना नहीं है। सांस छोड़ते समय ये क्रिया की जाती है। इसमें कुछ समय के लिए 5 से 10 सेकंड तक होल्डिंग कर सकते हो। फिर धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए ऊपर की ओर शरीर को सीधा सावधान की स्थिति में ला लेना है। तो ये हमने किया पाद हस्तासन। अब जब हम आगे झुककर कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें सावधानी एक ध्यान रखनी है कि जिसे बैक पेन बहुत ज्यादा है, कमर में गैप है या कुछ विकार है, गर्दन का स्पॉन्डिलाइसिस की तकलीफ है, तो वो लोग सामने झुकने वाले आसन नहीं करेंगे
और जिसे पेट से संबंधित यानी सामने से कोई पीड़ा है, जैसे पेट का हर्निया है, बवासीर है या और ऑपरेशन सर्जरी कुछ हुआ है, तो वो पीछे झुकने वाले आसन ना करें। ये सावधानी के तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अभी हमने सामने झुककर किया पादहस्तासन, इसका काउंटर आसन करेंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को सामने की ओर ऐसे फैलाते हुए आराम से शरीर को पीछे की ओर लेना है। सांस भरते हुए ये क्रिया की है। इस स्थिति में कुछ समय के लिए होल्ड, फिर धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए आराम से हाथ को सावधान की स्थिति में ला लेना है। फिर से एक बार दोहराएंगे इसे। सांस भरते हुए हाथ की हथेलियां सामने फैलाते हुए इस तरह से आपको आराम से सर के पास से पीछे की ओर लेकर जानी है। शरीर को पीछे की ओर थोड़ा सा झुकाव देना है, होल्ड करना है, धीरे धीरे वापस सांस छोड़ते हुए आराम से हाथ को सामने की ओर लाते हैं और सावधान की स्थिति में खड़े हो जाते हैं। तो इसे कहा जाता है हस्त उत्थान आसन या ऊर्ध्व हस्तासन भी इसे कहा जाता है। अब हम लोग करेंगे इसके पश्चात नटराज आसन। नटराज आसन में आपको पहले जो स्थिति लेनी है वो ध्यान रख के आराम से लीजिए। नटराज आसन में हम पहले सावधान की स्थिति में खड़े हैं। अब धीरे धीरे आपको अपने लेफ्ट पांव को हाथ में पकड़ लेना है पीछे से और राइट हाथ को सामने की ओर फैलाना है। हाथ को पीछे की ओर स्ट्रेच करना, पांव को पीछे की ओर, हाथ को आगे की ओर स्ट्रेच करना है। नटराज आसन जितना बन पाए होल्ड कीजिए। थक जाओ तो आराम से पांव को नजदीक ले लीजिए और भूमि पर आराम से टिकाकर हाथ को सीधा कर दीजिए। ये हमने पहले लेफ्ट साइड से किया, अब राइट साइड से करेंगे। राइट पांव को घुटनों से मोड़ा, एडी के समीप जो पोर्शन है उसे हाथ से पकड़ लिया। लेफ्ट हाथ को सामने करना है और आराम से पांव पीछे की ओर, हाथ को आगे की ओर खींचना है। यह है नटराज आसन की स्थिति, जिससे जितना बन पाए इसमें होल्ड करते हैं। फिर धीरे धीरे वापस घुटनों को नजदीक लेकर पांव को भूमि पर टिकाकर हाथ को सावधान स्थिति में ला लेते हैं। तो हमने किया नटराज आसन पहले लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से। अब इसका काउंटर आसन होता है हस्तपाद अंगुष्ठासन। तो इसमें हमें क्या करना है, राइट हाथ को कमर पर रखेंगे और लेफ्ट हाथ पांव को उठाएंगे इस तरह से। उल्टा हो गया ना, हाँ। ओके, तो हमें करना है लेफ्ट हाथ को कमर पे रखना है, राइट पांव को उठाना है। उल्टा हो रहा है। तो अभी हम लोग लेफ्ट पांव को उठाएंगे और राइट हाथ से पकड़ेंगे। जो हाथ आपका कमर है उसी पांव को उठाते हैं और अपोजिट हाथ से उसे पकड़ना है। लेफ्ट राइट से कंफ्यूजन हो गया। सीधा सीधा वापस आपको आ जाना है। अब राइट हाथ को कमर पे रखा, राइट पांव को उठाया, लेफ्ट हाथ से राइट पांव के अंगूठे को पकड़ा, पांव को सीधा करने की कोशिश करनी है। हस्तपाद अंगुष्ठासन। आराम से वापस घुटनों को मोड़ते हुए पैर पर टिका देंगे आराम से। अब चलिए अपनी जगह पर बैठ जाते हैं आराम से। जाओ, हाँ आप जाओ। थोड़ा सा कैमरा क्लोज कर लो, धूप बहुत ज्यादा आ रही है। क्लोज करना है, देखो वो आवाज करेंगे ना नजदीक आने के बाद। बैठ जा आराम से।
मॅडम विजिट भेटणार मॅडम, आम्ही दोघं जण आरामात दिसू का हे बघा आणि मग मला परत सांगा. हो मॅडम. हाँ दिसतात मॅडम व्यवस्थित. तो अब हम लोग करेंगे आराम से कुछ बैठकर आसन 1-2 और उसके पश्चात प्राणायाम की शुरुआत करेंगे. तो चलिए हम लोग बैठकर जो आसन करेंगे उसमें पहले आते हैं वज्रासन में. दंडासन की स्थिति ले लीजिए, पैर लंबा कर लेंगे, यह है दंडासन की स्थिति. पांव पूरे फैले हुए, लंबा पांव को फैलाया है. वज्रासन में अगर घुटने की किसी को तकलीफ है तो वज्रासन में वो नहीं बैठेंगे, वो सुखासन में आराम से बैठ सकते हैं. हम वज्रासन से के समूह के कुछ आसन आज आपको दिखाएंगे बैठे बैठे. तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बैठकर वज्रासन. तो वज्रासन में आपको पहले लेफ्ट पांव को घुटनों से इस तरह से मोड़ना है और नितंब के साइड में आपको अपने इस पंजे को आकाश की दिशा में रख लेना है. धीरे से दूसरे पांव को भी इसी तरह से हमने टर्न किया और अभी हमने सिर्फ नितंब के साइड में रखा है. आप पीछे से दिखाओ बेटा. अब वज्रासन सही तरीके से कैसे किया जाता है, थोड़ा और आ जाओ अगर उनको नहीं दिख रहा. मॅडम याचे पाया पूर्ण दिसतात ना बरोबर. हो मॅडम. हो लेवल हो कैमरा इधर. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से बैठ जाना है कि जिसमें आपको घुटनों को मोड़ लेना है और आराम से आपके पैर के पंजे किस तरह से हो इसके पास आपको ध्यान देना है. अब पैर की एड़ियां इस तरह से आराम से फैली हुई है, पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, पैर की एड़ियां ऐसी, और इस गैप के अंदर आपको बैठना होता है आराम से. कई लोग गलत तरीके से इस तरह करते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं, इससे एड़ी में और यहाँ पर पेन होता है. तो आपको अंगूठे को अंगूठे का स्पर्श करवाना है और एड़ी के बीच में जो गैप है उसमें आराम से आपको इस तरह से बैठना है. और हाथों को अगर आप इस तरह अपने जंघाओं के ऊपर रख लो तो इसे कहा जाता है वज्रासन की सही मुद्रा. बहुत से लोग गलत गलत तरीके से बैठते हैं, इसलिए आपको ये दिखाना आवश्यक था. तो आप ध्यान रखिए और इस तरह से आराम से बैठिए. अब वज्रासन के समूह का हम लोग देखते हैं शुगर वाले पेशेंट के लिए जो अच्छा होता है वो है मंडूकासन. तो हाथ की हथेली को इस तरह से सामने फैलाते, सामने से आ जाओ. हाथ की हथेली को इस तरह से लिया, अंगूठे को हथेली के अंदर बंद करना है और मुट्ठी को बंद कर लेते हैं. अंगूठे वाली जो साइड है उसे आपको नाभि के यानी बेंबी के आसपास, आपके सुंडी के आसपास आराम से लगा लेनी है. अब सांस को भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आराम से शरीर को सामने की ओर झुकाना है. गर्दन आपकी सामने सीधी हो, ऐसे भूमि पर नहीं टिकाना है, इस तरह से आपको रखना है. जब आप इस स्थिति में होते हो तो आपके नाभि के आसपास आपको कुछ कंपन सा महसूस होता है. ये सांस छोड़ने के पश्चात आप सामने झुकते हो, जितना बन पाए उतना इस स्थिति में रुकते हैं, फिर धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए शरीर को सीधा कर लेते हैं. फिर से एक बार इसी क्रिया को मैं दोहराकर आपको दिखाऊंगी. हाथ की हथेली को लिया, अंगूठे को हथेली के अंदर लेना है, मुट्ठी को बंद करना है. अंगूठे वाली साइड आपके नाभि के आसपास बराबर आपको लगानी है, नाभि को चिपका कर आसपास में लगानी है. फिर सांस को लंबा भर लेना है, सांस छोड़ते हुए शरीर को सामने की ओर झुकाना है और नजर को सामने रखते हुए स्थिति में आपको होल्ड करना है. आपके घुटने आपके छाती को स्पर्श कर ले, इतना आपको झुकने की कोशिश करना है. पर अगर किसी का पेट बड़ा है तो वो इतना नहीं झुकेंगे, वो इतना ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, करते जाइए, आराम से पेट भी कम हो जाएगा. और शुगर अगर किसी को है तो वो भी मेंटेन रहती है. आराम से वापस सांस भरते हुए शरीर को सीधा कर लेते हैं. तो इसे को हमने कहा है मंडूकासन की स्थिति. अब इसी में दूसरे प्रकार से मंडूकासन जो किया जाता है, हाथ की हथेली को, पहले लेफ्ट हथेली को अपने पेट पर नाभि के ऊपर रखना है, फिर राइट वाली हथेली की उंगलियां जोड़कर उसी लेफ्ट हाथ की हथेली पर आपको आराम से रखना है. सांस को भर लीजिए
सांस छोड़ते हुए आराम से सामने की ओर शरीर को झुकाएंगे। छाती और घुटनों का स्पर्श, नजर सामने की ओर। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड कम से कम और अधिक आधा मिनट 1 मिनट आपसे जैसे बन पाए उतना होल्ड करते हैं। फिर धीरे धीरे वापस सीधा होते हैं। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर की ओर उठाएंगे। फिर से एक बार इसी को दोहराते हैं। सांस भर लीजिए। सांस छोड़ते हुए आराम से शरीर को सामने की ओर झुकाएंगे। नजर सामने की ओर। इस स्थिति में होल्डिंग जितना आपसे बन पाए उतना, क्योंकि आपका सांस रुका हुआ है। और धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए वापस शरीर को सीधा कर लेते हैं। तो मैंने ये प्रात्यक्षिक के रूप में आपको डेमोस्ट्रेट किया है। इसमें आधा आधा 1-1 मिनट भी नीचे की स्थिति में आने के पश्चात रुकते हैं, जिससे शुगर वाले पेशेंट को बहुत लाभ होता है। शुगर की गोलियां बहुत से लोगों की छूट जाती है, इंसुलिन छूट जाता है। तो हमने ये देखा मंडूकासन। अब इसके पश्चात हम लोग करते हैं नेक्स्ट प्राणायाम की शुरुआत। तो आइए कुछ प्राणायाम भी आज साथ में ही देख लेते हैं। सुखासन की स्थिति आराम से आपको ले लेनी है। सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, जो आपको उचित लगे उस स्थिति में बैठ जाइए। मैं तीनों आसन आपको फिर से एक बार दोहरा के दिखा दूं। सुखासन यानी अलकती पालकती डालकर आराम से इस तरह से बैठ जाना और ध्यान मुद्रा को धारण करना, इसे सुखासन कहा जाता है। जब भी आप प्राणायाम करो तो आंखें बंद कर प्राणायाम किया जाता है। अभी आपका ट्रेनिंग है, इसलिए आप आंखें खोलकर देखते हुए भी हमें कर सकते हो, या अगर आप अच्छे से सुनकर करना चाहते हो तो वैसे सिर्फ आंखें बंद कर सुनते रहिए और आराम से जो जो कहा जाता है उस तरह से आप करते जाएंगे, तो उसके लाभ आपको अधिक होते हैं। तो ये सुखासन की स्थिति। अगर सुखासन में किसी को अधिक समय बैठना दिक्कत वाला है तो वो इस तरह आराम से अर्ध पद्मासन या सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, और किसी को अगर अच्छा लगता है तो वो पद्मासन की स्थिति में भी आराम से बैठ सकते हैं। तो हम लोग पद्मासन में ये करेंगे। आपको जो अच्छा लगे उसमें आपको बैठना है। जिसे नीचे बैठने की तकलीफ है वो चेयर पर बैठकर, बेड पर बैठकर भी आराम से कर सकते हो। तो चलिए, ध्यान मुद्रा। फर्स्ट तर्जनी फिंगर और अंगूठों की टोक को हमने इस तरह से आराम से प्रेस करना है, दोनों हाथ की। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, आंखें बंद। लंबा गहरा सांस आपको नाक से लेना है, मुंह बंद रखना है, ओठ बंद रखने हैं। नाक से गहरा सांस आपको आराम से अंदर लेना है और फिर आराम से नाक से ही आपको सांस को आराम से छोड़ना है। अब मैं बोल रही हूँ इसलिए मेरे सांस आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये आपको आदर्श स्थिति दिखा रहे हैं। तो आराम से लंबा सांस भरेंगे और लंबा गहरा सांस नाक से छोड़ेंगे। जब हम लोग नाक से सांस को लेते और छोड़ते हैं तो सांस फिल्टर होकर हवा अंदर जाती है, जिससे श्वसन विकारों से हमें राहत मिलती है। लंबा गहरा सांस हम अभी प्रात्यक्षिक के रूप में 5 बार लंबा गहरा सांस भरते हैं और 5 बार छोड़ते हैं। अब मैं बिना आवाज किए आपके साथ 5 बार लंबा सांस भरूंगी और लंबा सांस छोड़ूंगी। जो देख रहे हैं वो मेरे एक हाथ की पोस्चर को सांस भरना और सांस छोड़ने की पोस्चर देखते हुए करते रहेंगे। तो हमने अभी प्रात्यक्षिक के रूप में सिर्फ 5 बार भस्त्रिका प्राणायाम किया है। लंबा गहरा सांस इस तरह से भरा, छाती फूल गई
अब सांस छोड़ते समय छाती सिकुड़ती है। तो इस तरह से इसे कहा जाता है भस्त्रिका प्राणायाम, जो नियमित रूप से प्राणायाम में पहले किया जाता है। क्रमानुसार भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 से 10 मिनट तक रेगुलर रूप से किया जाता है भस्त्रिका, जिससे श्वसन के विकारों में हमें राहत मिलती है और श्वास प्रश्वास के बैलेंसिंग से हमारे शरीर की अनेक व्याधियां अनजाने में दूर हो जाती है। तो हमने देखा पहले भस्त्रिका प्राणायाम, तो अब हम दिखाते हैं कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति में आपको झटके से सांस को नाक से बाहर निकालना होता है और पेट को अंदर की ओर दबाना होता है, जो हमने कल भी देखा था। आज फिर से इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और फिर नए आसनों को देखेंगे। तो झटके से नाक से सांस बाहर निकालते समय पेट को अंदर पुश करना है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तभी सिर्फ आवाज आती है। सांस अंदर जब जाती है उसकी कोई भी आवाज आपको महसूस नहीं होती। दबे कदमों से सांस आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर लेती है। तो चलिए करते हैं कपालभाति। एक सेकंड में एक स्ट्रोक यानी एक बार सांस का बाहर जाना और पेट का अंदर जाना। अब आप सही कर रहे हो या गलत, ये अगर ऑफलाइन होता तो हम लोग सामने देखकर बता देते, पर आप खुद का इवैल्यूएशन खुद कीजिए। नासिका के सामने एक हाथ को आराम से रख दीजिए, एक हाथ को पेट पर रखिए। सांस छोड़ते समय नाक से हवा यहाँ स्पर्श होनी चाहिए और पेट को अंदर दबाइए। ऐसे आपको 10 स्ट्रोक मेरे साथ आराम से लगाने हैं। अब मैं इसके बारे में आपको बोलूंगी नहीं, आप मेरे साथ करते रहेंगे। 10 स्ट्रोक हम लोग सिर्फ गिन के लगाएंगे। विश्राम। तो अगर शुरुआत पे नया किसी को यहाँ पर पेन होता है, किसी को कमर में पेन होता है, तो आप 5-10 स्ट्रोक लगाकर रुककर 1-2 लंबे गहरे सांस लेकर छोड़ना है। इसे विश्राम कहा जाता है, यानी विश्राम लेकर फिर से आप लोग वापस कपालभाति कर सकते हो नियमित रूप से। इसे भी 5 मिनट में, अगर आप 5 मिनट भी करो तो 300 स्ट्रोक, आपके 1 सेकंड का 1 स्ट्रोक पकड़ा तो होते हैं। 1 मिनट में 60 स्ट्रोक तक अभ्यास, यानी स्वस्थ व्यक्ति ये कर लेता है। जिसे कुछ पीड़ा होती है वो लोग 30-40 तो कम से कम आराम से कर सकते हैं। तो 5 मिनट भी किया तो 200 से 250 आराम से स्ट्रोक आप, अगर तकलीफ है आराम से भी करते हो तो भी हो जाते हैं। और 1 सेकंड का 1 स्ट्रोक लगाते हो तो 5 मिनट में आपके 300 स्ट्रोक तक आराम से हो जाते हैं। कम से कम हम लोग इसे 5 मिनट तक करते हैं नियमित रूप से। गर्मी के दिनों में इसे कम किया जाता है, पर बारिश और सर्दी के दिनों में आप इसे 10-10 मिनट तक भी आराम से कर सकते हो कपालभाति को, जिसमें नाक से ही सिर्फ सांस को बाहर छोड़कर पेट को अंदर की ओर दबाया जाता है, जिससे उदर रोगों का शमन होता है। अब इसके पश्चात हम लोग देखते हैं नया प्राणायाम, जिसे कहा जाता है उज्जाई। उज्जाई एक क्रिया है, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो उज्जाई में हम लोग क्या करते हैं पहले आप लोग देखेंगे और फिर हमारे साथ करेंगे। तो पहले हम लोग एक बार करके दिखाते हैं। सांस को नासिका से अंदर खींचता है, कंठ को सिकुड़ते हैं, कंठ से आवाज आती है। जैसे कफ होने के बाद आप करते हो, तो वैसे नाक से सांस को अंदर भरना है और कंठ से एक आवाज निकलती है। सांस अंदर जाने के पश्चात अंदर होल्ड करती है। फिर जब आपको छोड़ने की इच्छा होगी उस समय आपको राइट नोज को क्लोज करना है और लेफ्ट साइड से आराम से छोड़ना है। तो एक बार हम लोग दोनों करके दिखाते हैं, फिर आप लोग हमारे साथ करेंगे। शुरू करते हैं उज्जाई। अंदर सांस रुका हुआ है। अगर तकलीफ होती है तो आराम से राइट साइड को क्लोज कीजिए, नोज को, लेफ्ट साइड से आराम से सांस को छोड़ दीजिए। फिर से अब आप हमारे साथ 3 बार उज्जाई हम लोग करेंगे, तो आप भी हमारे साथ कर लीजिए।
अगर किसी को दिक्कत है तो आप अपने क्वेश्चंस चार्ट में डाल दीजिए, ताकि हम लोग कोई वापस दिखाना हो तो दिखा देंगे, या आप ऑर्गेनाइजर भी हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उज्जाई प्राणायाम। सांस को नाक से अंदर खींचना है जोर से, गले को सिकुड़ना है, गले से आवाज। जब तक आप होल्ड कर सको होल्ड कीजिए, फिर राइट नोज को बंद कीजिए और लेफ्ट से आराम से सांस को छोड़ दीजिए। फिर से एक बार दोहराएंगे। उज्जाई, तीसरा चक्र करेंगे। राइट नोज को क्लोज करना है और लेफ्ट से सांस को छोड़ना है। तो इससे गले के विकार, टॉन्सिल के विकार, थायराइड में आपको राहत मिलती है। तो ये था उज्जाई प्राणायाम। समय सीमा को देखते हुए हम लोग करेंगे अब भ्रामरी। तो भ्रामरी कैसे किया जाता है ये सुनेंगे और उसके बाद आप भी हमारे साथ करेंगे। तो सबसे पहले भ्रामरी की क्रिया सुन लीजिए, क्योंकि कान बंद होने के बाद सुनाई नहीं देगा। तो पहली तर्जनी उंगली, फर्स्ट फिंगर आपको आईब्रोज के ऊपर, आपको इस तरह फोरहेड पर रख देनी है। शेष 3 उंगलियां आंखें बंद करके हल्के से यू शेप में बनाते हुए आंखों के ऊपर आपको आराम से रखनी है। कान को, छोटे पर्दे को आपको अंगूठे से, दोनों साइड के कान के छोटे पर्दे को अंगूठे से बंद कर लेना है। ओठ बंद रखकर भौरे की तरह आपको सांस भरते हुए इस तरह से आपको गुंजन करना है। तो पहले सांस को भरते हैं, फिर उच्चारण करते समय आपके सांस से हवा बाहर आराम से जाते रहती है। फिर से सांस को भर के दूसरा चक्र और तीसरा चक्र करते हैं। तो आप हमारे साथ करेंगे। फर्स्ट फिंगर आईब्रोज के ऊपर की साइड में आराम से रख ली। शेष 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, कानों को अंगूठे से अंदर छोटे पर्दे को बंद कर लेना है। ओठ बंद कर लीजिए, सांस को भर लीजिए और भौरे की तरह गुंजन शुरू करेंगे। फिर से सांस को भरेंगे और भौरे की तरफ वापस एक बार गुंजन। तीसरा चक्र। अब हाथों की हथेलियों को अपने घुटनों पर आराम से रख दीजिए और आराम से अब हम लोग करते हैं उद्गीत का उच्चारण 3 बार। उद्गीत यानी अ, उ और म का उच्चारण करते हैं। जैसे हमने उद्गीत ओमकार शुरुआत में लिया था, तो 3 बार हम उद्गीत करेंगे। लंबा गहरा सांस भर लीजिए। फिर अ का उच्चारण करते समय आपके ओठ खुलते हैं। उ का उच्चारण करते समय ओठों का ओ बनाना है और म का उच्चारण करते समय ओठ बंद कर लेने हैं। तो पहले लंबा सांस भर के आराम से, जितना आप लंबा ले सको उस तरह से अ उ म का उच्चारण यानी उद्गीत करते हैं, जिससे नाभि के ऊपर वाले पोर्शन में आपको कंपन सा महसूस होता है।
अब दोनों हथेलियां शीश के ऊपर से लेकर एक ताली बजानी है, शीश के ऊपर ले जाकर हाथों की हथेलियों का घर्षण करना है और गर्म हथेलियों की अपने चेहरे पर आपको मसाज कर लेनी है। 2 से 3 बार आप हाथों का हथेलियों का घर्षण कीजिए और चेहरे पर मसाज कर लीजिए, जिससे चेहरे का तेज बढ़ेगा। अब धीरे से हथेली को चेहरे के सामने जोड़ते हुए खोलना है और कर कमलों के दर्शन करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलनी है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाति कर दर्शनम समुद्रवस्ते देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम तमस्तु। करते हैं मंगलाचरण की प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी का जीवन स्वस्थ रहो, सभी निरोगी रहे, सबका जीवन मंगलमय हो, इस कामना के साथ विराम करती हूँ। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। अगले सूत्र मैडम के हाथ। धन्यवाद मैडम। आज के सेशन के लिए अभिप्राय व्यक्त करने के लिए मैं हमारे लैंग्वेज डिपार्टमेंट के हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर गजानन बने सर, इनको आमंत्रित करती हूँ। गजानन बने सर। हाँ नमस्कार। तो आज आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ। आज के इस योगाभ्यास में हमारे महाविद्यालय दयानंद विज्ञान महाविद्यालय और क्रीड़ा विभाग की ओर से यह 10 दिन का जो योग शिविर रखा गया है, वह सच में सभी परिवार के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए, परिवार के हर एक सदस्य के शरीर के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमें पता है कोरोना का समय, यह बीमारियों का समय जो आया है, उसी के साथ साथ हमारे महाविद्यालय में भी न्याक की तैयारियों के कारण दिन भर हमें परिश्रम करना पड़ रहा है और ऐसे समय में हमें सक्रिय रहना है, हमारे अंदर लचीलापन लाना है, तो योग का महत्वपूर्ण स्थान है। और आज के इस सेशन में हमारे आदरणीय गुरुवर्य डॉक्टर ब्रिजमोहन दायमा सर जी ने अष्टांग योग के संदर्भ में आज हमें जानकारी दी। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस अष्टांग सूत्र को जब हम प्रभुत्व पाने का प्रयास करते हैं तो अपने आप हमारे शरीर में हम एक अलग तरह से सक्रिय बन सकते, एक लचीलापन ला सकते या एक अलग तरह का प्रभुत्व निर्माण कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आदरणीय डॉक्टर सारिका मैडम जी ने भी, सारिका दायमा मैडम ने भी प्राणायाम के माध्यम से शरीर की व्याधियों को दूर करने के लिए किस तरह के प्राणायाम करने चाहिए, कौन सा प्राणायाम करने के बाद क्या होता है। क्योंकि आज से कई बार प्राणायाम हम भी हर समय करने का प्रयास करते हैं, लेकिन श्वास किस तरह से लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, ये सभी बातें हमें पता नहीं होती है। और आज के इस प्राणायाम के कारण
सिर्फ अध्यापकों को ही नहीं, उनके पूरे परिवार को, परिवार के सभी घर के सदस्यों को प्राणायाम का महत्व समझ में आ रहा है। सच में ये प्राणायाम 10 दिन के प्राणायाम के माध्यम से सभी के घर में एक लचीलापन, एक सक्रियता निर्माण करने का प्रयास दयानंद विज्ञान महाविद्यालय की ओर से और क्रीड़ा विभाग की ओर से होगा। इसीलिए डॉक्टर ब्रिजमोहन दायमा सर और डॉक्टर सारिका मैडम जी दोनों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मेरे मनोगत के 2 शब्द यहां समाप्त कर देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज का ये सेशन समाप्त हो गया है, तो मैं सभी को विनती करती हूँ कि इस मीटिंग से आप लेफ्ट हो सकते हैं और आपकी जो भी दिनचर्या है रेगुलर वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।